हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक इन केमिस्ट्री क्लासेस। केमिस्ट्री क्लासेस के अंदर सभी स्टूडेंट का बहुत बहुत वेलकम है। बेटा आज हम अपने जो चैप्टर चल रहा है डायमेंशन एंड एरर, तो हम एरर वाला पोर्शन सॉल्व कर रहे हैं और एरर वाले पोर्शन के न्यूमेरिकल पोर्शंस पे हम पहुंच चुके हैं। तो लेट्स नाउ स्टार्ट। अब हम न्यूमेरिकल सीरीज का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले स्टूडेंट क्वेश्चन बहुत आसान है। धीरे धीरे आपने यूनिट एंड मेजरमेंट भी पढ़ा और डायमेंशन भी आपने निकालनी सीखी। डायमेंशन की एप्लीकेशंस भी देखी कि हमने कैसे लॉ ऑफ होमोजेनिटी लगाया, कैसे हमने राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन को निकाल के प्रूव किया, फिर हमने पावर्स को ABC की वैल्यू निकाल के भी फॉर्मूला सेटअप किया। ये सारी चीज़ें उसमें की। अब हमने स्टार्ट कर दिया है ये इस तरह के क्वेश्चन यानी कि न्यूमेरिकल सीरीज़ के अंदर फिर एरर के क्वेश्चन। तो एरर के फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन चल रहे हैं कि सबसे पहले एरर में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्वेश्चन की रीडिंग करते हैं। देखिए सबसे पहले द मेजरमेंट लेंथ ऑफ द एनी वायर। मेरे पास कोई भी एक वायर है, मैंने उसकी लेंथ को मेजरमेंट किया है। इज़ 1.32 मीटर, 1.34 मीटर, एक बार आई 1.36 मीटर, एक बार 1.38 मीटर। तो उसने बोला सो द कैलकुलेट रियल वैल्यू। तो इन वायर की लेंथ की रियल वैल्यू निकालिए या वायर की लेंथ की रियल वैल्यू निकालिए। उसके बाद उसमें कितना एब्सोल्यूट एरर हुआ वो आपको फाइंड करना है बेटा। उसके बाद आपको मीन एब्सोल्यूट एरर फाइंड करना है। उसके बाद आपको रेशनल एरर फाइंड करना है और उसके बाद आपको परसेंटेज एरर फाइंड करना है। तो क्वेश्चन को एक बार हम समझते हैं कि सबसे पहले क्या बोला कि आपके पास सपोज करो इस तरह का कोई वायर है। मैंने ले लिया कि ये इस तरह का वायर है और इस वायर की मैंने अलग अलग टाइम पे अलग अलग मेजरमेंट किया लेंथ के अंदर। तो एक बार जो आया वो आया 1.32 मीटर, एक बार आया 1.34 मीटर, एक बार आया 1.36 मीटर और एक बार आया 1.38 मीटर। तो जब मैं डिफरेंट टाइम में डिफरेंट मेज़र कर रहा हूँ लेंथ के, तो बताइए उस वायर की जो ओरिजिनल लेंथ है वो कितनी है, एब्सोल्यूट एरर कितना है, मीन एब्सोल्यूट एरर कितना है, रेशनल एरर कितना है और परसेंटेज एरर कितना है। तो क्वेश्चन को देख के कभी भी आपको प्रॉब्लम में नहीं आना है, कभी भी आपको घबराना नहीं है। सिर्फ आपको एक ही काम करना है। क्या काम करना है कि आपको सबसे पहले इसमें स्टेप वाइज स्टेप चलना होगा, स्टेप वाइज स्टेप चलना होगा। तो देखिए सबसे पहले एक वायर है, एक वायर आपने ले लिया। इस वायर के दो टर्मिनल है, एक टर्मिनल A और एक टर्मिनल B। दैट्स क्लियर। जब मेरे इस वायर के इस तरह के टर्मिनल है A और B और इसकी मैंने लेंथ को मान लिया L नेट, यानी कि टोटल लेंथ है इसकी L नेट, और इसका मैंने अलग अलग टाइम पे मेज़र देखा तो आया L1 इजिकल टू कितना आया 1.32 मीटर, L2 इजिकल टू कितना आया बेटा 1.34 मीटर, L3 कितना आया बेटा मेरा आया 1.36 मीटर, L4 कितना आया यहाँ पे मेरा आया 1.38 मीटर। तो सबसे पहले मैं इसकी टोटल लेंथ निकालूंगा। तो टोटल लेंथ निकालने के लिए क्या करेंगे हम, L नेट इजिकल टू L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 अपॉन टोटल नंबर ऑफ 4, इस तरीके से निकल जाएगा। तो यहाँ L नेट निकालने की कोशिश करेंगे तो L नेट इजिकल टू देखिए सबसे पहले कितना है 1.32, 1.32 के बाद बेटा कितना है 1.34 है। अरे खुश रहिए बेटा, आराम से मज़े से पढ़िए। उसके बाद 1.36, 1.36 और 1.36 के बाद कितना आ जाएगा 1.38, 1.38 और करने के बाद यहाँ पे हमारा कितना आ गया 4। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे, फिर डिवाइड करते हैं। देखिए अगर हम यहाँ डायरेक्टली करते हैं, सबसे पहले यहाँ देखिए यहाँ से चलते हैं 2 और 4 कितना होता है 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20, 20 का 0 कैरी 2। एक बार और कर लीजिए 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20 कैरी 2, कैरी 2 के बाद 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 12 और 2 14, यानी कि 4 कितना बचा 1 बचा, यानी कि कितना बचा, कितना आ गया 14, यानी कि देखो 3 3 इतना 6 9 12 और 2 14, 14 का 4 कैरी 1, 1 2 3 4 और 1 5, यानी कि 5.40, 5.40 अपॉन 4, यानी कि इससे आपकी क्या निकल जाएगी L नेट निकल करके आ जाएगा। तो L नेट आप कितना निकाल लोगे, L नेट इजिकल टू टोटल 5.40 अपॉन 4। तो देखो सबसे पहले 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, उसके बाद देखो बेटा 4 1 जा 4, 1 बचा, इधर चला गया 14, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12,
मेरी बात ध्यान से समझना, 4 3 जा 12, अब 2 बचा 20 हो गया, 4 5 जा, यानी कि ओरिजिनल लेंथ कितनी आ गई वायर की 1.35 मीटर, यानी कि रियल लेंथ कितनी आ गई, एल नेट आ जाएगी बेटा इसके अंदर 1.35 मीटर। दैट्स क्लियर। अब आपके पास ये सारी वैल्यू आ गई, आप इससे आप निकाल सकते हो एब्सोल्यूट एरर। क्या निकाल सकते हैं बेटा इससे हम, एब्सोल्यूट एरर। तो मैं एब्सोल्यूट एरर को बेटा इधर निकाल के दिखा रहा हूँ, कन्फ्यूजन मत होना। ये वाला पोर्शन मैंने एल नेट सॉल्व कर लिया, एब्सोल्यूट एरर को मैं इधर निकाल के दिखाऊंगा। तो यानी कि सबसे पहले आप एब्सोल्यूट एरर देखिए, नंबर सेकंड मुझे निकालना है एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर के अंदर बात करेंगे सबसे पहले कि डेल्टा ए वन इज इक्वल टू ए रियल माइनस ए वन। अब रियल कितना है 1.35, ए वन कितना है पहली लेंथ 1.32, शाबाश, इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो करेंगे कितना आएगा, 5 में से 2 गया, 5 में से 2 गया 3 आ जाएगा, 5 में से 2 गया 3 आ जाएगा, 0 और 0 यानी कि 0.03। उसके बाद डेल्टा ए टू इज इक्वल टू ए रियल माइनस ए टू। अब देखिए फटाफट, ए रियल कितना है बेटा मेरा 1.35, अब मुझे ए टू कितना है बेटा 1.34, तो यहाँ पे आ गया 0.01, कितना आ जाएगा 0.01। मैं उधर लेके जा रहा हूँ बेटा, यहाँ देखना डेल्टा ए थ्री वही फॉर्मूला लगाओगे आप, ए रियल माइनस ए, ठीक है ना, A3। अब रियल कितना है बेटा मेरा, रियल आपका निकल के आए 1.35, जो आपको याद रखना है बिल्कुल 1.35, इधर कितना 1.36। मुझे लग रहा है आंसर माइनस में आएगा 0.01, बिल्कुल क्लियर। उसके बाद बेटा डेल्टा ए फोर इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना आ गया ए रियल माइनस A4, तो ए रियल कितना है मेरा वही 1.35, अब A4 कितना है मेरा 1.38, तो मेरा आंसर आएगा शायद माइनस में 0.03। तो बेटा देखो सबसे पहले मैंने क्या बोला था जब उस दिन एरर के बारे में पढ़ाया था कि एब्सोल्यूट एरर हमारी पॉजिटिव भी हो सकती है, एब्सोल्यूट एरर हमारी ज़ीरो भी हो सकती है, और एब्सोल्यूट एरर हमारी नेगेटिव भी हो सकती है। क्या तीनों की तीनों टर्म अप्लाई हो रही हैं? हाँ जी, तीनों की तीनों टर्म इसके अंदर अप्लाई हो रही हैं। तो क्या एब्सोल्यूट एरर निकल गया? एब्सोल्यूट एरर निकल गया। अब एब्सोल्यूट एरर के बाद क्या निकालना है बेटा? मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन निकालना तो आप जानते ही हैं कि जितनी भी मेरी एब्सोल्यूट एरर आई हैं उनको हमेशा चाहे नेगेटिव में आए, चाहे पॉजिटिव में आए, चाहे जीरो आए, उनको सब हमेशा पॉजिटिव मान के चलना है और उनके साथ में मोड उनको लगा देना है। तो नंबर सेकंड हम यूज़ करने वाले हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर आपकी एनसीईआरटी में ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे हैं और रिफ्रेशर के अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, मैंने आपको करने बताए हैं, आपको अप्लाई ज़रूर करना है। अब मीन एब्सोल्यूट एरर की बात करेंगे तो मीन एब्सोल्यूट एरर यानी कि डेल्टा ए बार लगा दीजिए या बार लगा दो या यहाँ पे आप मीन्स लिख सकते हो। तो कितना आ जाएगा? मॉड ऑफ डेल्टा A1 प्लस मॉड ऑफ डेल्टा A2 प्लस मॉड ऑफ डेल्टा A3, और बेटा यहाँ पे चलेगा मॉड ऑफ डेल्टा, चार ही तो वैल्यू है तो मॉड ऑफ डेल्टा A4 अपॉन कितना हो जाएगा बेटा? 4 हो जाएगा। क्लियर? तो बेटा यहाँ पे देखेंगे हम डेल्टा ए बार मीन को मान करके चले तो कितनी वैल्यू है बेटा? इसका कितना वैल्यू है वो आपको देखना है। डेल्टा A1 की वैल्यू कितना आई? डेल्टा A1 की वैल्यू आई 0.03। कितना आया? मॉड में 0.03 प्लस उसके बाद डेल्टा A2 की वैल्यू कितनी आई? 0.01, तो मोड में चलेगा 0.01। उसके बाद प्लस डेल्टा A3 की माइनस में, माइनस को ऐसे ही छोड़ देंगे बेटा, माइनस को मोड के अंदर माइनस प्लस में ही चेंज हो जाता है, 0.01। उसके बाद प्लस डेल्टा A4 0.03। ठीक है ना? अब यानी कि अपोन कितना करना है? अपोन इसका 4 करना है। क्लियर? तो यहाँ पे निकालें डेल्टा ए बार मीन। अब इसको ऐड करिए फटाफट। देखो आप खुद भी कर सकते हैं, 0.03 और 0.01 तो 0.04, फिर 0.05 और 5 के अंदर 0.03 ऐड करेंगे तो 0.08, तो 0.08 अपॉन 4 तो कितना आ जाएगा? 0.02 यानी कि मीन एब्सोल्यूट एरर कितना आ जाएगा? मीन एब्सोल्यूट एरर 0.02 आ जाएगा।
इस बात में कोई भी शंका है किसी स्टूडेंट को? जहां भी अगर आपको डाउट आ रहा है वो आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। यानी कि मीन एब्सोल्यूट एरर आ गया 0.02। अब मुझे क्या निकालना है बेटा? थर्ड, इधर से रफ कर रहा हूँ। अब हम निकालेंगे रेशनल एरर। क्या निकालेंगे? रेशनल एरर। आपको फिजिक्स चाहे कैसे भी हो बेटा, बोर सब्जेक्ट आप लगता होगा कि फिजिक्स बोरिंग है, हम उसको और भी इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करेंगे, बट लेकिन हम आपसे बताएं कि इस सब्जेक्ट के अंदर ज़्यादा हंस भी नहीं सकते, थोड़ा सा इसको सीरियस लेके पढ़ना पड़ता है फिजिक्स को। ऐसे हाँ, इसमें भी ज़्यादा हंसी मजाक करेंगे तो मज़ा थोड़ी आएगा। अब इसमें देखिए फटाफट बस आपको स्टेप बता दिया गया है, न्यूमेरिकल आपको फटाफट सॉल्व करने हैं। अब देखो हम स्टेप वाइज ही तो चल रहे हैं। अब थर्ड स्टेप में रेशनल एरर है। अब रेशनल एरर की अगर हम बात करें, रेशनल एरर की अगर हम बात करें तो रेशनल एरर क्या होगा इसमें देखना है आपको, कमेंट्स। रेशनल एरर, तो रेशनल एरर के अंदर आप जानते हैं डेल्टा ए बार मीन्स अपॉन रियल वैल्यू, अपॉन ए रियल वैल्यू। शाबाश बेटा। अब मीन्स कितना आया? मेरा आया 0.02 और रियल वैल्यू कितनी आई थी? रियल वैल्यू आई थी 1.35। बिल्कुल सही बात। हटाओ पॉइंट से पॉइंट, तो कितना बचा? 2/135। 2/135 अगर डिवाइड करके भी देखोगे 0.000 135 बन जा 135। अब 200 में से 135 जाएंगे तो कितना बचेगा? शायद 65 बचेगा, तो पॉइंट लगेगी 0। 650 हो गया। 650 हो गया तो 650 में कितनी बार जा सकता है? 650 में अगर हम 135 की 5 बार करेंगे तो 65 जा सकता है। यानी कि जो इसका रेशनल एरर आ जाएगा, आर ई जो आ जाएगा, आर ई आ जाएगा बेटा 0.015। अब मुझे इसका निकालना है परसेंटेज एरर। क्या निकालना है बेटा? परसेंटेज एरर। बेटा फास्ट तो नहीं लग रहा आपको? ये क्वेश्चन बहुत इजी है इसलिए मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ। रेशनल एरर, अब रेशनल परसेंटेज एरर के बाद 0.15। आप जानते हैं कि परसेंटेज एरर इज इक्वल टू रेशनल एरर इंटू 100%। तो रेशनल एरर मेरी 0.015 इंटू 100% करेंगे तो इसका मेरा आंसर आ जाएगा 1.5%। कितना आ जाएगा? 1.5%। ये आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। यानी कि इसके अंदर, यानी कि इसकी लेंथ में टोटल कितनी परसेंटेज एरर आएगी? 1.5%। इसको नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन इसके अंदर स्टार्ट करते हैं। तो न्यूमेरिकल बेटा आपको समझ में आए होंगे। अगर इस तरह की कोई भी मेजरमेंट देगा, मेजरमेंट देने के बाद आपसे सारे किसी भी वायर के, किसी भी एरिया के मेजरमेंट दे देगा और आपसे सारी एरर पूछ लेगा, तो आपको इस सीरीज से उसके अंदर चलना है। अब मैं बात करता हूँ टाइप 2 के अंदर कि हमारे टाइप 2 के अंदर किस टाइप के न्यूमेरिकल बनते हैं, उसे अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा, सबसे पहले न्यूमेरिकल सीरीज की अगर हम बात करें, ये जो हमारी न्यूमेरिकल सीरीज चल रही है इसके अंदर हमें देखना है टाइप 2। अब टाइप 2 के अंदर क्या दे रखा है कि मैं आपको बताऊं, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, अगर उसका मेजरमेंट हमें एरर के फॉर्म में दे दिया जाए, अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसका मेजरमेंट जो है एरर के फॉर्म में दे दिया जाए, तब हमें उसको कैसे निकालना है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे टाइप 2, द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, द मेजरमेंट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, the measurement of the physical quantity in the form of error, यानी कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी एरर की फॉर्म में दे दिया जाए। द मेजरमेंट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी इन द फॉर्म ऑफ एरर। अब मैं आपसे एक बात थोड़ा सा कंपैरिजन करके बताऊं कि जो हम पिछली बार एरर निकाल रहे थे उसके अंदर हमें लेंथ का मेजरमेंट डायरेक्टली दे दिया था कि x सेंटीमीटर, y सेंटीमीटर, a सेंटीमीटर, z सेंटीमीटर, d सेंटीमीटर। तब हम उससे रियल वैल्यू निकालते थे, रियल के बाद एब्सोल्यूट निकालते थे, एब्सोल्यूट के बाद मीन एब्सोल्यूट करते थे, फिर फ्रैक्शनल और फिर परसेंटेज। अब की बार क्या कर रखा है कि जो भी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट है वो मेजरमेंट बेटा एरर की फॉर्म में हमें रिप्रेजेंट करेगा, वो मैं आप बताने जा रहा हूं। तो ध्यान से कि द मेजरमेंट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी इन द फॉर्म ऑफ एरर। तो लिखने का तरीका उसके अंदर ये होगा, एरर के फॉर्म में वो ऐसे लिखेंगे कि ए एम प्लस माइनस डेल्टा ए एम, ये लिखेगा वो।
यानी कि इस फॉर्म में ही लिखा मिलेगा जब भी आपको लिखा मिलेगा। कहीं कहीं आपको ये क्योंकि प्लस माइनस मैंने इसलिए लगाया है कि आपको वैल्यू माइनस में भी हो सकती है और वैल्यू प्लस में भी हो सकती है। तो रिप्रेजेंट करने का तरीका देखिए, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, अगर वह पॉजिटिव वैल्यू है, किसी को हम ऐड करना चाह रहे हैं, किसी भी दो वैल्यू को ऐड करना चाह रहे हैं, तो लिखने का तरीका am प्लस डेल्टा am, am प्लस डेल्टा am। अगर माइनस के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे तो माइनस के अंदर नेगेटिव आएगा, माइनस के अंदर नेगेटिव, और माइनस के अंदर नेगेटिव आएगा डेल्टा am, यानी कि am माइनस डेल्टा am। इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी कि उस फिजिकल क्वांटिटी को हम प्लस में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और माइनस में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आपके बात समझ में आ गई होगी कि सर आपने ये इस तरह से फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया कि am प्लस माइनस डेल्टा am, यानी कि एक बार वैल्यू प्लस में भी हो सकती है या कोई भी फिजिकल क्वांटिटी प्लस में भी हो सकती है और कोई फिजिकल क्वांटिटी माइनस में भी हो सकती है। सर हम अब इसके अंदर क्या करने वाले हैं, हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, ये am क्या है और डेल्टा am क्या है। तो मैं आपको बता दूं बेटा, ये जो am होता है इसको हम रियल वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रियल वैल्यू। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? रियल वैल्यू बोलते हैं। और यानी कि इस और डेल्टा am को बोलते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या बोलते हैं? मीन एब्सोल्यूट एरर। इसी को ही जो बोलते हैं वो बोलते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। क्लियर? अब यानी कि यहां भी मैं बताऊं, इसके लिए भी जो am है वो रियल वैल्यू के लिए डिफाइन करेगी, यानी कि वो रियल वैल्यू को डिफाइन करेगी, और जो डेल्टा am है वो हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर को डिफाइन करेगा। किसको डिफाइन करेगा? मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, आगे एग्जांपल में भी मैं आपको समझाऊंगा। तो यानी कि जब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एरर की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाए तो उसमें जो am है, जो फर्स्ट वैल्यू है, वो हमेशा रियल वैल्यू को डिफाइन करेगा, और डेल्टा am जो है वो मीन एब्सोल्यूट एरर को डिफाइन करने वाला है। ठीक है, अब एग्जांपल समझिए। जैसे मैंने किसी भी वायर की लेंथ को मेजरमेंट किया, किसी भी वायर की लेंथ को मेजरमेंट किया और मैंने वहां एरर भी की। पहले तो मेजरमेंट किया और मेजरमेंट करने में एरर भी कर दी, एरर भी निकल के आई। तो उनको अब मैं क्या करूंगा, उन एरर को मैं इसी सिंपलीफाई एरर के अंदर रिप्रेजेंट करने का तरीका कह दूंगा कि भाई L प्लस माइनस डेल्टा L, L प्लस माइनस डेल्टा L। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं वेयर L जो है वो किसका काम करेगा? रियल वैल्यू का काम करेगा। यहां पे मेरा L रियल वैल्यू का काम करेगा, और जो डेल्टा L है वो हमारा किसका काम करेगा? मीन एब्सोल्यूट एरर का काम करेगा। किसका काम करेगा? मीन एब्सोल्यूट एरर का काम करने वाला है। इस तरीके से बात समझ में आई? तो इस तरीके से भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो फटाफट आइए अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें आपको मुश्किल से मुश्किल 2 मिनट लगेंगे सॉल्व करने में। तो सबसे पहले लेट्स नाउ अब हम क्वेश्चन ही स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले इससे रिलेटेड जो हमने आपको टॉपिक बताया है उससे रिलेटेड टॉपिक स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, कैसे हमें उनको सॉल्व करना है समझिए। देखिए सबसे पहले एनी फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, आर रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ 5 प्लस माइनस 0.4। सो कैलकुलेट रियल वैल्यू। आपको रियल वैल्यू फाइंड करनी है, मीन एब्सोल्यूट एरर फाइंड करनी है, रिलेटिव एरर फाइंड करनी है, और साथ में परसेंटेज एरर फाइंड करनी है। आपको ये रिप्रेजेंट कर रखा है। तो सबसे पहले जो आपकी फिजिकल क्वांटिटी है वो किस तरीके से रिप्रेजेंट की गई है आपको वो देखना है। क्यों आपको मेजरमेंट दिया गया है या एरर की फॉर्म में? मुझे अब की बार लग रहा है कि मुझे जो क्वांटिटी दी गई है उसको एरर की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है। एरर की फॉर्म में मैंने मान लिया 5 प्लस माइनस 0.4, 5 प्लस माइनस 0.4 इस तरीके से लिखा है। अब ये जो 5 काम करेगा वो am का काम करेगा और 0.4 डेल्टा am का काम करेगा। मेरी बात समझ में आई? यानी कि जो am है वो मुझे किसको बताएगा? इसकी रियल वैल्यू को बताएगा। यानी कि am जो है वो इसकी रियल वैल्यू को बताएगा, और ये मेरा मीन एब्सोल्यूट एरर को बताएगा, मीन एब्सोल्यूट एरर को बताने वाला है।
तो अगर मैं कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सपोज करो अगर मैं उसकी रियल वैल्यू आपसे पूछने लगूं कि उस मेजरमेंट की रियल वैल्यू क्या है, तो क्या आप इसमें से देख के रियल वैल्यू बता सकते हैं कि इसकी रियल वैल्यू 5 है। रियल वैल्यू क्या है बेटा? इसकी रियल वैल्यू 5 है। अगर मैं इसमें मीन एब्सोल्यूट एरर की बात करूंगा, यहाँ पे मीन एब्सोल्यूट, अगर मैं यहां जाकर के आपसे मीन एब्सोल्यूट एरर की बात करूंगा तो मीन एब्सोल्यूट एरर मुझे लग रहा है कितना है बेटा? 0.4। कितना है? 0.4। यानी कि रियल वैल्यू भी आपको पता चल गया और मीन एब्सोल्यूट एरर भी घर बैठे ही आपको पता चल गया डायरेक्टली क्वेश्चन के स्टेटमेंट से। तो आसान है क्वेश्चन या हार्ड है? आसान है, बहुत आसान है ये तो क्वेश्चन। उसके बाद रिलेटिव एरर। अब रिलेटिव एरर का तो आप फॉर्मूला जानते हैं कि रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर मुझे कैसा निकालना है। तो रिलेटिव एरर इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए, है ना, इस तरीके से निकालते हो। या आप इसे मीन एब्सोल्यूट एरर मानते हो तो बार भी लगा सकते हो, या आप इसकी जगह यहाँ पे मीन्स भी लिख सकते हैं, यानी कि मीन एब्सोल्यूट एरर। तो रिलेटिव एरर का यानी कि रिलेटिव एरर इज इक्वल टू मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन रियल वैल्यू। अब मीन एब्सोल्यूट एरर तो मेरा साइज 0.4 है और यहाँ पे कितना है? 5। तो लगाइए, यहाँ पे हो गया 4/50, 4/50, पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, ठीक है, काम नहीं चलने वाला। फिर 0 बढ़ाओ, 0 बढ़ाओ, 1 0 से 0, 8 5 जा 40, यानी कि कितना आ गया? 0.08, 0.08। अब रिलेटिव एरर भी निकल के आ गया। रिलेटिव एरर कितना आ गया? 0.08। बट लेकिन मुझे निकालना है, साथ में एक रिलेटिव एरर भी आ चुका है। रिलेटिव एरर के बाद आएगा परसेंटेज एरर। रिलेटिव एरर के बाद क्या आएगा बेटा? परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर तो आप जानते ही हैं कि परसेंटेज एरर कैसे निकाली जाती है, कि परसेंटेज एरर इज इक्वल टू रिलेटिव एरर। परसेंटेज एरर इज इक्वल टू रिलेटिव एरर इंटू 100%। परसेंटेज एरर इज इक्वल टू रिलेटिव एरर इंटू 100%। अब बेटा रिलेटिव एरर आया मेरा 0.08 इंटू 100, तो मुझे लग रहा है इसमें एरर आ जाएगी 108%। कितना आ जाएगा? 8%। यानी कि इस वाले एरर के मेजरमेंट में ये जो हमें +5 ± 0.4 दिया है, उसके अंदर परसेंटेज एरर कितनी आएगी बेटा? 8%। इस तरीके से आप इसको फाइंड कर सकते हैं। क्लियर? उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है और नेक्स्ट क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। थोड़ा सा आपकी बात ध्यान लगाना है। एक नया क्वेश्चन है, बिल्कुल उसको रीडिंग करते हैं सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 3, एनी फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट 10 ± 0.2%, कैलकुलेट द मीन वैल्यू, रिलेटिव एरर एंड रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर। ये क्वेश्चन ने भी कुछ नया कह दिया आपका। नहीं, ये क्या क्वेश्चन है? ये सर कैसे क्वेश्चन लेके आ रहे हो तुम? बेटा फिजिक्स है, P4 फिजिक्स और P4 पागल बन जाते हैं पढ़ते पढ़ते। बस आपको सीखना, ये बकर दे जब भी फिजिक्स उसी पे ही सॉल्व हो पाती है जिसे सिस्टम पता होगा करने का। ये सिस्टम से ही होते हैं सब कुछ। फिजिक्स में बिना सिस्टम के तो चल ही नहीं सकते। ये नहीं है कि यहां से कुछ भी बढ़ा के लिख दिया। क्वेश्चन कुछ नया ही पूछता है। एनी फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं 10 ± 0.2%। अरे यहां पे करते थे 5 ± 0.4, यहां पे कर रहे हैं 10 ± 0.2%। यानी कि जहां पे हम इसको डेल्टा AM मानते थे, मीन एब्सोल्यूट एरर मानते थे, अब की बार यहां मीन एब्सोल्यूट एरर नहीं है, यहां परसेंटेज एरर को लगा करके दिया है। तो देखिए आप सबसे पहले इसको कंपैरिजन करने के लिए चले तो मेरे पास दे दिया 10 ± 0.2%। तो ये जो 10 काम करेगा ये AM का काम करेगा और ये काम करेगा परसेंटेज एरर का काम करेगा बेटा, परसेंटेज एरर का। तो AM तो मेरी रियल वैल्यू है जो आप बचपन से ही जान रहे हैं, मैं बार बार लिख रहा हूं। तो रियल वैल्यू यानी कि रियल नंबर। तो इस कैलकुलेशन के अंदर अगर मैं आपसे रियल वैल्यू बताऊं तो रियल वैल्यू कितना है? 10। अगर रियल वैल्यू आपको पता लग गया इसका मतलब कोई दिक्कत नहीं है। इस वैल्यू के अंदर आपका अगर रियल वैल्यू पता करनी है तो रियल वैल्यू तो सीधी सीधी पता चल रही है 10। पर उसके लिए आगे मुझे रिप्रेजेंट करने के लिए या मुझे रिलेटिव एरर फाइंड करने के लिए क्या मुझे मीन एब्सोल्यूट एरर चाहिए? बिल्कुल चाहिए बेटा। जब मुझे देखो मीन वैल्यू तो निकाल दी, मीन वैल्यू भी निकालना है, मीन वैल्यू के साथ साथ रिलेटिव एरर भी निकालना है।
क्या मुझे मीन वैल्यू यानी कि मीन वैल्यू का मतलब डेल्टा ए बार, क्या मुझे डेल्टा ए चाहिए कि नहीं चाहिए? मुझे डेल्टा ए चाहिए। क्या मुझे रिलेटिव एरर आर ई चाहिए कि नहीं चाहिए? आर ई होता है रिलेटिव एरर डेल्टा ए अपॉन ए, यही होता है। चलो ए एम तो मेरे पास है, ए एम तो मेरे पास है, पर डेल्टा ए कहां से लाऊंगा? मेरी दोनों एरर के अंदर प्रॉब्लम आ गई कि मैं डेल्टा ए कहां से लाऊंगा। वो मैं लेके आऊंगा परसेंटेज एरर से। किससे निकाल के आऊंगा बेटा? परसेंटेज एरर से। यहां क्वेश्चन ने घुमा दिया कि मुझे मीन वैल्यू मतलब डेल्टा ए भी चाहिए और रिलेटिव एरर यानी कि डेल्टा ए एम अपॉन ए एम भी चाहिए। मतलब प्रॉब्लम आ रही है मेरे पास ए एम की वैल्यू कि मैं डेल्टा ए एम की वैल्यू कहां से लाऊं। तो ये डेल्टा ए एम की वैल्यू मेरी परसेंटेज एरर से निकलेगी। तो कैसे? आप जानते हैं परसेंटेज एरर क्या होता है? परसेंटेज एरर इज इक्वल टू डेल्टा ए एम अपॉन ए एम इंटू 100%। यही होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है। तो यानी कि वैल्यू कितनी है? 0.2%। डेल्टा ए एम तो क्या मुझे फाइंड करना है। अब ए एम की वैल्यू कितना है? ए एम कितना है मेरे पास? यानी कि ए एम रियल वैल्यू कितना है? 10। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 2% इज इक्वल टू डेल्टा ए एम इंटू 100%। और मुझे डेल्टा ए एम निकालना है तो डेल्टा ए एम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2/100। 2/100 0 0 0 0 कितना हो गया? 0.02। यानी कि डेल्टा ए एम की वैल्यू कितनी आ गई? 0.02। अब यानी कि मुझे तो सब कुछ सोल्व होकर आ गया कि डेल्टा ए एम की वैल्यू मुझे पता लग गई। इसका मतलब मुझे मीन एब्सोल्यूट एरर पता लग गया। और मीन एब्सोल्यूट एरर मैंने किससे निकाला? परसेंटेज एरर से, क्योंकि परसेंटेज एरर का फॉर्मूला यही होता है कि डेल्टा ए एम अपॉन ए एम इंटू 100, मतलब मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन रियल वैल्यू इंटू 100%। मुझे रियल वैल्यू पता है, परसेंटेज पता है, डेल्टा ए एम निकालना था, मैंने इससे डेल्टा ए एम निकाल लिया, 10 को इधर ले गया। तो यानी कि 2% इज इक्वल टू डेल्टा ए एम इंटू 100, डेल्टा ए एम इज इक्वल टू 200 अपॉन 100, यानी कि 0.02 यहां चले गए। तो डेल्टा ए एम की वैल्यू कितनी आ गई? 0.02। मतलब मुझे किसके बारे में पता चल गया? मीन वैल्यू के बारे में पता चला कि नहीं चला? पता चल गया। उसके बाद मुझे क्या निकालनी है? रिलेटिव एरर निकालनी है। तो रिलेटिव एरर निकालने के लिए क्या करोगे? तो रिलेटिव एरर इज इक्वल टू डेल्टा ए एम की वैल्यू 0.02 अपॉन कितना है? रियल वैल्यू कितना है? 10। कितना है? 10। तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। ये आपकी आ गई रिलेटिव एरर। अब जब आपकी रिलेटिव एरर आ गई तो इस अब को क्या कर सकते हैं? अब इसको जो ना रिप्रेजेंट करना है मीन एब्सोल्यूट एरर की फॉर्म में, यानी कि आपको इस वाली फॉर्म के अंदर भी रिप्रेजेंट करना है। यहां रिप्रेजेंट कर रखा है परसेंटेज की फॉर्म में, आपको रिप्रेजेंट करना है मीन एब्सोल्यूट एरर की फॉर्म में। मतलब इसको रिप्रेजेंट करना है ए एम प्लस माइनस डेल्टा ए एम की फॉर्म में। इसमें रिप्रेजेंट कर दो बस। तो ए एम की वैल्यू कितना है? ए एम की वैल्यू तो क्वेश्चन में पहले पता चल रही है 10 प्लस माइनस। उसके बाद डेल्टा ए एम की वैल्यू कितना है? डेल्टा ए एम की वैल्यू है 0.02। ये हो गया रिप्रेजेंट बेटा, ये हो गया रिप्रेजेंट। परसेंटेज एरर की फॉर्म में से रिप्रेजेंट करके मैंने किस में निकाल दिया? एब्सोल्यूट एरर की फॉर्म में। जब तुमसे बोले कि आप परसेंटेज एरर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करो तो आप लास्ट में परसेंटेज एरर निकाल के उसमें रख देंगे। अगर आपसे पूछे मीन एब्सोल्यूट एरर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करो तो आप सीधा ए एम प्लस माइनस डेल्टा ए एम लगाइए। क्वेश्चन समझ में आ गया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हम दोनों क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, इसी के जैसा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 4, एरर के अंदर क्वेश्चन नंबर 4, मजा आ रहा होगा क्वेश्चन करने में। एनी फिजिक्स में क्वेश्चन करने में ज़्यादा मजा आता है। एनी फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट any physical quantity represent in the form of। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, जैसा क्वेश्चन नंबर 3 था उसी के अकॉर्डिंग हमें लेके चलना है क्वेश्चन नंबर 4। सबसे पहले क्वेश्चन की रीडिंग करनी है। क्वेश्चन में क्या है? एनी फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है जिसको रिप्रेजेंट किया गया है 50 ± 4%
ओहो 50 प्लस माइनस 4%, इसका मतलब देखते ही समझ में आ गया होगा कि जब भी हमें कोई फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट दिया गया है वो एरर की फॉर्म में दिया गया है, क्योंकि इसमें क्या लगा हुआ है, परसेंटेज लगा हुआ है, यानी कि परसेंटेज एरर की फॉर्म में हमें दिया गया है। तो कैलकुलेट द मीन एब्सोल्यूट एरर, यानी कि आपको सबसे पहले मीन एब्सोल्यूट एरर फाइंड करना है, और एरर फाइंड करने के लिए वही फिजिकल क्वांटिटी आपको मीन एब्सोल्यूट एरर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करनी है। तो कुछ ऐसे लग रहा है जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 हमने सॉल्व किया था। चीज़ें तो इसमें 2 ही पूछी हैं, पर लेकिन उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर फाइंड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले फिजिक्स के अंदर क्वेश्चन करने का तरीका क्या है कि आपको जो फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट की गई है आप उसको देखिए, 50 प्लस माइनस 4%। और जब मैंने रिप्रेजेंट करने का तरीका बताया था, अगर मैं इसको कंपैरिजन करके चलूं कि AM प्लस माइनस डेल्टा AM, तो AM जो बताता था बेटा वो AM बताएगा रियल वैल्यू। क्या बताएगा? रियल वैल्यू। और AM जो बताता है वो AM बताता है मीन एब्सोल्यूट एरर। पर अब की बार हमारे पास मीन एब्सोल्यूट एरर है ही नहीं, सिर्फ क्या दे रखा है, डेल्टा AM परसेंटेज, यानी कि परसेंटेज एरर हमको दे रखी है, यानी कि हमें कुल मिला के डेल्टा AM की वैल्यू फाइंड करनी है। हाँ, तो प्रॉब्लम हो गई। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि रियल वैल्यू है कितनी, तो रियल वैल्यू इसके लिए निकल के आएगा आपका 50। चलो रियल वैल्यू तो आपका 50 निकल के आ गया, यानी कि AM की वैल्यू 50 निकल के आ गई। पर मुझे मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना है, तो उसके लिए मैं डेल्टा AM कहां से निकाल के लेके आऊं? तो डेल्टा AM निकलेगा परसेंटेज एरर से, क्योंकि परसेंटेज एरर का फॉर्मूला आप जानते हैं कि डेल्टा AM अपॉन AM इंटू 100%, यही होता है परसेंटेज एरर। अब परसेंटेज एरर दी कितनी है? 4%। तो यहां पे लिखेंगे हम 4% इज इक्वल टू डेल्टा AM आपको फाइंड करना है बेटा। क्या करना है? डेल्टा AM आपको फाइंड करना है, और उसके बाद अपॉन AM क्या है? रियल वैल्यू। तो रियल वैल्यू यहाँ पे 50 हो गई और इधर आपका 100 हो गया। तो 50 से 100 2 बार चला गया, बिल्कुल। तो मेरा यहाँ पे डेल्टा AM की वैल्यू निकल के आएगा 4/2, यानी कि मेरा मीन एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू कितना आ गया? मीन एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू इसके अंदर 2 आ जाएगी। तो सबसे पहले आपको जब कभी भी देखना है कि आपको अपने साथ जो रिप्रेजेंट किया गया है उसको कंपैरिजन करना है AM प्लस माइनस डेल्टा AM से। तो क्या क्या आपको गिवन है, क्या गिवन नहीं है। अगर परसेंटेज एरर गिवन है तो सबसे पहले आप परसेंटेज एरर से मीन एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू फाइंड कीजिए। तो जैसे हमने फाइंड करा तो डेल्टा AM की वैल्यू कितनी आ गई? डेल्टा AM की वैल्यू 2 आ चुकी है। जब डेल्टा AM की वैल्यू 2 आ चुकी है, यानी कि मेरा मीन एब्सोल्यूट एरर पता लग गया। अब मुझे क्या करना है, जो पूरी वैल्यू है उसको मीन एब्सोल्यूट एरर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। यानी कि मुझे रिप्रेजेंट करने का तरीका एक ही आता है कि डेल्टा AM प्लस माइनस डेल्टा AM। बिल्कुल सही बात। अब AM तो मेरे पास है कितना? 50। तो AM आ गया मेरे पास 50 प्लस माइनस डेल्टा AM कितना आ गया? 2। यानी कि इसका रिप्रेजेंट करने का तरीका कितना आ जाएगा? 50 प्लस माइनस 2। यानी कि इस फिजिकल क्वांटिटी को जिसमें परसेंटेज एरर 4% दी गई है उसको मीन एब्सोल्यूट एरर की फॉर्म में 50 प्लस माइनस 2 की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी कि यहां पर हमारा टाइप 2 के न्यूमेरिकल्स भी खत्म हो चुके हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे कोई भी फिजिकल, जैसे काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? हाफ mv²। उसमें m के अंदर परसेंटेज दे देगा, v के अंदर परसेंटेज दे देगा, और पूछ लेगा बताइए कि टोटल काइनेटिक एनर्जी के अंदर कितने परसेंट का लॉस हुआ, या कितने परसेंट का बेनिफिट होगा, या कितने परसेंट का उसमें प्रॉफिट होगा। टाइप 3 के अंदर इस तरह के न्यूमेरिकल आते हैं। सबसे पहले आप इन्हें नोट डाउन कीजिएगा। अब हम अपनी क्वेश्चन सीरीज की टाइप 3 स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले हमें डिफरेंट टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज़ और देंगे, और वो फिजिकल क्वांटिटी को हम एरर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले आइए टाइप 3 के अंदर आपके पास कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है Z इज इक्वल टू A इंटू बी AB। अब मुझे दिख रहा है कि ये जो फिजिकल क्वांटिटी है ये मल्टीप्लाई में दे रखा है बेटा। किस में दे रखा है? मल्टीप्लाई। तो ये मल्टीप्लाई में दे रखा है, तो चाहे मल्टीप्लाई में दे चाहे डिवाइड में दे, हमेशा आपको एरर जो है पॉजिटिव यानी कि एडिशन की फॉर्म में ही आपको रिप्रेजेंट करनी है। तो जो Z है वो एक नेट फिजिकल क्वांटिटी है, और वो जो Z जो बना है वो AB के मल्टीप्लिकेशन से मिलकर के बना है। तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका एक ही हो सकता है कि डेल्टा Z यानी कि मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन रियल वैल्यू इज इक्वल टू डेल्टा A अपॉन A
प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको। ये रही फिजिकल क्वांटिटी। अगर दो फिजिकल क्वांटिटी इस तरीके से दे रखी हैं आपको, वो आपको इस तरीके से रिप्रेजेंट करनी है। जैसे एग्जांपल देखो, सपोज करो काइनेटिक एनर्जी दे दिया। काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv²। तो बेटा हाफ तो कांस्टेंट है ना, या भी काइनेटिक एनर्जी मत लीजिए, आप मोमेंटम को लेकर के देखिए। मोमेंटम, अब मोमेंटम को हम p से रिप्रेजेंट करते हैं। p इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। p इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। तो ये मास इंटू वेलोसिटी हो गया। तो यानी कि मोमेंटम p इज इक्वल टू m इंटू वी। अब दोनों मल्टीप्लिकेशन में है तो रिप्रेजेंट करने का तरीका, ये तो नेट फिजिकल क्वांटिटी है और ये नेट फिजिकल क्वांटिटी m और v के मल्टीप्लिकेशन से बनी हुई है। तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं बेटा, इसके लिए लिख सकते हैं डेल्टा p अपॉन p इज इक्वल टू डेल्टा m अपॉन m प्लस डेल्टा v अपॉन v। इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कुछ मेरी बात समझ में आई। वहाँ पे सीधा जो है आपको वो क्या करेगा, इनकी वैल्यू देगा। तो आप थोड़ा सा इनको पहचान रहे हैं, आप इनको आइडेंटिफाई कीजिए। ये जो सारी फॉर्म आपको रेशनल एरर के फॉर्म में नहीं दिखाई दे रही कि मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन रियल वैल्यू, मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन रियल वैल्यू, मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन रियल वैल्यू, मतलब ये सारी टर्मिनोलॉजी हमें रेशनल की फॉर्म में दिखाई दे रही है या रेशनल एरर की फॉर्म में हमको दिखाई दे रहा है। तो कर सकते हैं, अगर आपकी दो फिजिकल क्वांटिटी एक दूसरे के मल्टीप्लिकेशन में है तो उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर। नंबर सेकंड इसके अंदर आ गया z इज इक्वल टू a अपॉन बी, मतलब डिवाइड वाले फॉर्म में है। z इज इक्वल टू a अपॉन बी, z इज इक्वल टू a अपॉन बी। जब z इज इक्वल टू a अपॉन बी है तब हम इसके अंदर कैसे करेंगे, तो बिल्कुल ऐसा ही करना है, इसमें भी ये नहीं देखना। अब मल्टी डिवाइड में है तो डिवाइड में हम इसको किस में ले सकते हैं, माइनस के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये भी कर सकते हैं डेल्टा z अपॉन जेड, डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू बोलोगे डेल्टा ए अपॉन ए माइनस डेल्टा बी अपॉन बी, डेल्टा बी अपॉन बी। डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। अब बहुत से बच्चे सोचोगे सब इसमें माइनस करना होगा, पर लेकिन मैंने आपसे कहीं भी डिस्कस नहीं किया कि रेशनल एरर जो होती है वो माइनस में होती है। ऐसा कहीं भी डिस्कस नहीं है और नहीं ऐसा होता है, क्योंकि मैं बच्चों बताऊं जो रेशनल एरर होती है वो ऑलवेज पॉजिटिव होती है। वो ऑलवेज कैसी होती है, पॉजिटिव। इसका मतलब इसको यहाँ रिप्रेजेंट कर सकता हूँ कि डेल्टा जेड अपॉन जेड, डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। क्या हम इस तरीके से कर सकते हैं, इस तरीके से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बिल्कुल इसका एक एग्जांपल लेके भी दिखाऊंगा मैं अभी आपको, ठीक है ना। इसका एक एग्जांपल आपको बहुत अच्छे से लेके समझाता हूं। जैसे एग्जांपल आपने देखा, रेजिस्टेंस सुना है, ओम्स लॉ सुना है, V इज इक्वल टू आई आर, 10th क्लास में सुना होगा, V इज इक्वल टू आई आर। अगर मुझे इससे रेजिस्टेंस निकालना होता तो रेजिस्टेंस निकालने के लिए लिख सकता हूं कि R इज इक्वल टू वी अपॉन आई। अब R इज इक्वल टू वी अपॉन आई को A बाई बी से कंपैरिजन करके देखिए, तो इसमें आप कैसे निकालोगे, इसकी कंपैरिजन कीजिए Z इज इक्वल टू A बाई बी से। तो जो Z काम करेगा बेटा वो रेजिस्टेंस का काम करेगा, A काम करेगा आपका वोल्टेज का और B काम करेगा इलेक्ट्रिक करंट का। तो इसके एरर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का तरीका डेल्टा R अपॉन R, डेल्टा R अपॉन R इज इक्वल टू डेल्टा V अपॉन V प्लस डेल्टा I अपॉन I। हम इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि डेल्टा R अपॉन R इज इक्वल टू डेल्टा V अपॉन V प्लस डेल्टा I अपॉन I। इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या यहाँ पे आपको बात समझ में आई? बिल्कुल समझ में आ चुकी है। दो हो गए। तीसरा ऐसा थर्ड टाइप ये भी हो सकता है, कहीं कहीं आपको दे देगा कि Z इज इक्वल टू AB स्क्वायर, यानी कि पावर की फॉर्म में दे देगा। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, या इस तरह की कंडीशन हमें कहीं दिखाई देगी तब हमें कैसे सॉल्व करना है। तब उसको सॉल्व करने के लिए आपको एक ही टर्मिनोलॉजी अपनानी पड़ेगी। कैसे, यहाँ भी देखो मल्टीप्लाई में है या डिवाइड में है, यहाँ भी मुझे दिखाई दे रहा है कि सारा का सारा प्रोग्राम मल्टीप्लाई में है। तो रिप्रेजेंट करने का तरीका डेल्टा जेड अपॉन जेड, बहुत अच्छे बेटा, डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए, डेल्टा ए अपॉन ए प्लस
अब ये स्क्वायर है, यानी कि पावर बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, सी स्क्वायर, जितनी भी आपकी पावर होंगी आप उसको सबसे पहले मल्टीप्लाई में लेकर के आएंगे उसी फिजिकल क्वांटिटी के सामने। अगर जैसे बी का स्क्वायर है तो ये स्क्वायर बी के सामने ही आपको लेके आना पड़ेगा, 2 इंटू डेल्टा बी अपॉन बी, इस तरीके से आपको रिप्रेजेंट करना है, यानी कि आप इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस वाली सिचुएशन को हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर इसका भी एक एग्जांपल समझना चाहते हो तो एग्जांपल ले लीजिए काइनेटिक एनर्जी। क्या ले लें? काइनेटिक एनर्जी। इधर देखिए सभी एग्जांपल, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कितना होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। अब ये हाफ तो छोड़ दीजिए आप, ये तो कांस्टेंट होता है, इसको छोड़िए, कांस्टेंट को आपको छोड़ देना है बेटा। सिर्फ आपके पास बचा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो बेटा डेल्टा के अपॉन के, डेल्टा के अपॉन के, डेल्टा के अपॉन के इज इक्वल टू डेल्टा एम अपॉन एम, मल्टीप्लाई में है ना। अब स्क्वायर है बी का स्क्वायर, तो स्क्वायर को पहले लेके आएंगे मल्टीप्लाई में, 2 डेल्टा वी अपॉन वी। देखो इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कितना अच्छा न्यूमेरिकल आएगा इस पे। इस तरीके से भी हम एरर को निकाल सकते हैं। तो आपको ये सारी एप्लीकेशन समझ में आ रही है कि आपको जो एरर है, जो आपको फॉर्मूला है, जो आपको फिजिकल क्वांटिटी है किस तरीके से रिप्रेजेंट करनी है, वो सब इसी तरीके से रिप्रेजेंट करनी है। जितना भी आपको पावर दे दिया जाएगा वो पावर आपको मल्टीप्लिकेशन में लेकर के आना है। उसके बाद नंबर 4 पे मैं बात करूंगा। नंबर 4 पे बात करूंगा, अगर दे देगा जैसे z इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर सी अंडर रूट डी, सी अंडर रूट डी, ऐसा जरूर आपके एनसीईआरटी के अंदर भी है बेटा, ऐसा आपके एनसीईआरटी के अंदर भी है। तब हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो देखिए बेटा, अगर हम सारी देखो डेल्टा जेड की जगह क्या लिख सकते हैं? डेल्टा जेड अपॉन जेड। अब बेटा इसमें वैल्यू मल्टीप्लाई में भी है और इसमें वैल्यू डिवाइड में भी है, मतलब रेशनल में भी है। तो मैंने बताया चाहे वैल्यू मल्टीप्लाई में हो चाहे वैल्यू डिवाइड में हो, वो हमेशा प्लस में ही लिखी जाती हैं। बात क्लियर? तो डेल्टा जेड अपॉन जेड तो हो जाएगा डेल्टा ए अपॉन ए, बिल्कुल सही, प्लस अब बी की पावर 2 है तो 2 को मल्टीप्लाई में लेके आए, डेल्टा बी अपॉन बी, डेल्टा बी अपॉन बी प्लस सी, बेटा सी ऊपर चला जाएगा तो यानी कि डेल्टा सी अपॉन सी, डेल्टा सी अपॉन सी प्लस अब अंडर रूट की पावर 1/2 है, अंडर रूट की पावर 1/2, अगर अंडर रूट हटाऊंगा तो पावर 1/2 बचेगी। अब उसी पावर को ऊपर लेके जाऊंगा तो माइनस में जाएगी या प्लस में जाएगी? पावर माइनस में चली जाएगी। भले ही चाहे पावर माइनस में चली जाओ पर आपको माइनस में रिप्रेजेंट नहीं करना। तो यहां हो जाएगा 1/2 डेल्टा डी अपॉन डी, डेल्टा डी अपॉन डी। इसका मतलब आप इस तरीके से भी एरर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सारी कंडीशन मैंने आपके एक साथ खोल के रख दी कि कहीं चाहे ये वाली सिचुएशन दिखाई दे, 2 फिजिकल क्वांटिटी, चाहे 2 फिजिकल क्वांटिटी मल्टीप्लिकेशन में हो, चाहे 2 फिजिकल क्वांटिटी डिवाइड के फॉर्म में हो, चाहे 2 फिजिकल क्वांटिटी स्क्वायर की फॉर्म, पावर की फॉर्म में हो, चाहे पावर और अंडर रूट दोनों की फॉर्म में हो, आपको इस तरीके से अप्लाई करना है। और बाकी सब हम एक्सप्लेन जो करेंगे वो हम क्वेश्चन की हेल्प से करेंगे। आप इन्हें सबसे पहले नोट कीजिएगा। लेट्स क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट। तो रीडिंग करते हैं सबसे पहले। देखिए, इफ द मास ऑफ द पार्टिकल m, एक पार्टिकल है जिसका मास है m जो कि कांस्टेंट है, एंड द एरर इन द मोमेंटम, उसके मोमेंटम में एरर जो आता है वो 2% आता है, यानी कि मोमेंटम के अंदर जो एरर आ रहा है वो कितने परसेंट है? 2%। कैलकुलेट द परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी के अंदर परसेंटेज एरर कितना आएगा? एक ये कहता है कि आपके पास एक पार्टिकल है, एक पार्टिकल है जिसका मास है m, वो m जो है मास कांस्टेंट है और उसके अंदर जो मोमेंटम होता है उस मोमेंटम के अंदर एरर आ रहा है 2% का। तो बताइए जब मोमेंटम के अंदर एरर 2% का आएगा तो काइनेटिक एनर्जी के अंदर कितनी परसेंटेज एरर होगी? तो आपके दिमाग में सबसे पहले आप ये लिखेंगे कि मास ऑफ द पार्टिकल, मास ऑफ पार्टिकल, तो मास ऑफ द पार्टिकल इज m, मास ऑफ द पार्टिकल इज m, और मास ऑफ द पार्टिकल m हो गया और मोमेंटम हो गया, मोमेंटम के अंदर p% कितना आ गया? p% आ गया मेरा 2%। तो बताइए काइनेटिक एनर्जी के अंदर कितने परसेंट एरर होगा? काइनेटिक एनर्जी के अंदर कितने परसेंट
एरर होगा। तो उसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, आप सोच रहे होंगे कि सर हमने जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा है वो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। अब इसमें तो कहीं मोमेंटम की बात की नहीं गई है, बट लेकिन बेटा जब ये अब हम जानते हैं, आप भी जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv², पर लेकिन इसमें कहीं मोमेंटम नहीं है। तो बेटा एक होता है काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच का रिलेशन, जो कि आपको वर्क एनर्जी एंड पावर, वर्क एनर्जी एंड पावर एक आपका 6th चैप्टर आएगा, उसके अंदर आपको काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच का रिलेशन बताया जाएगा। वो कैसे प्रूव होता है, तो मैं पहले रिलेशन प्रूव करूंगा। आपके पास जैसे इक्वेशन है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ तो कांस्टेंट है mv², क्लियर। अब मैं क्या करूंगा, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लूं और इस इक्वेशन फर्स्ट में मैं क्या करूंगा, ऊपर नीचे m से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूंगा। मेरी बात समझना, ठीक है। तो यानी कि इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, यानी कि इन द इक्वेशन फर्स्ट, इन द इक्वेशन फर्स्ट, इस इक्वेशन फर्स्ट में मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय m, यानी कि m बाई m, इक्वेशन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई m, यानी कि जो पार्टिकल का मास है ना उससे मल्टीप्लाई भी कीजिए और उससे डिवाइड भी कीजिए। तो करके देखें, तो यहां देखिए काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv² इंटू m से मल्टीप्लाई m से डिवाइड हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m का m में करेंगे तो m², v² पहले से ही अपॉन m, ठीक है भाई। m का m के साथ m² और v² पहले से ही, तो कितना बन गया m² v² अपॉन m। वी नो दैट, यहां अब आप जानते हैं, वी नो दैट अभी पिछले एग्जांपल में भी बताया था, मोमेंटम p इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। अब थोड़ा कंपैरिजन करके देखिए, मोमेंटम इज इक्वल टू p इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, यानी कि m इंटू v, पर यहां पे स्क्वायर है तो इसका मतलब p का भी क्या हो जाएगा स्क्वायर। मैं p का स्क्वायर करूंगा तो यानी कि कितना हो जाएगा m का स्क्वायर इंटू v का स्क्वायर। क्या इसकी सिचुएशन इसके जैसी दिखाई दे रही है कि नहीं दे रही, m² v² दिखाई दे रही है। इसका मतलब यहां पे जो हो गया वो हो गया काइनेटिक एनर्जी 1/2 p²/m, यानी कि इसका मतलब ये हो गया काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p² अपॉन 2m। बेटा ये रिलेशन होता है काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का, यानी कि एक डेरिवेशन मैंने आपको यहां पे बता दिया है इस चैप्टर के अंदर, और यही डेरिवेशन आपका आएगा जब रिलेशन सैचुरेटेड बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, कि काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच का रिलेशन जो होता है वो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p² अपॉन 2m। दैट्स क्लियर। जैसे आपने इस तरह का प्रूव कर लिया तो यहां अब रिलेशन निकाल के देखें कि काइनेटिक एनर्जी p² अपॉन 2m, तो m तो बेटा कांस्टेंट है, इसके बारे में तो कुछ भी हमें नहीं दिया गया है, नहीं इसके बारे में एरर बताई गई है, एरर बताई गई है p²। तो आप जानते हैं, मेरे सपोज करो देखिए काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p², मैंने कांस्टेंट को छोड़ दिया बेटा, ये जो कांस्टेंट है ना इस कांस्टेंट को छोड़ दिया, इससे मुझे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। वह कितना बचा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p², यानी कि अभी मैंने एक कंडीशन बताई थी, जब भी हमें स्क्वायर दे, जब भी हमें पावर दे, पहले उसको मल्टीप्लाई में लेके आएंगे। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कितना 2 इंटू पी। अब परसेंटेज में दे रखा है तो काइनेटिक एनर्जी परसेंटेज इज इक्वल टू 2 इंटू पी परसेंट, 2 इंटू पी परसेंट। तो बेटा 2 इंटू पी के अंदर कितने परसेंट है, 2 पी के अंदर मोमेंटम के अंदर 2%, तो 2 इंटू 2%, इसका मतलब कितना आ गया 4%। तो बताइए काइनेटिक एनर्जी के अंदर कितनी परसेंटेज एरर आई, काइनेटिक एनर्जी के अंदर परसेंटेज एरर आई 4। काइनेटिक एनर्जी के अंदर जो परसेंटेज आई है वो परसेंटेज आ गई है 4, यानी कि परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी कितना आएगा 4%। दैट्स क्लियर। बात क्लियर है ना बेटा, सारी बातें क्लियर हैं, आपको समझ में आ भी गई। इस तरीके से एरर के क्वेश्चन निकालने शुरू हो गए, और नेक्स्ट क्लास में भी मजे से थ्योरेटिकल पोर्शन मैंने आज भी बताया
क्वेश्चन कराए, फिर क्वेश्चंस करेंगे, फिर कुछ थ्योरी पढ़ेंगे और ऐसे ही चलते चलते हम एरर क्लास को खत्म कर देंगे, चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। ये एप्लीकेशंस होती हैं एरर की। ठीक है बेटा, आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। आई होप जितने भी क्वेश्चन कराए होंगे वो बहुत अच्छे थे, आपको धीरे धीरे करके समझ में आएगा। थैंक यू बेटा आज की क्लास के लिए।